हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो ये नवीन सर का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है उसकी रिवीजन क्लास है और ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। पहला सवाल है इसमें कि भरतनाट्यम के नाम से एक नृत्य रूप बनाया गया है, वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो वो पद्मा सुब्रमण्यम के द्वारा बनाया गया है। इन्हें पद्म विभूषण 2024 में मिला था, पद्म भूषण 2023 में मिला था। भरतनाट्यम 2024 के लिए पद्म विभूषण वैजयंतीमाला को मिला है। पद्म श्री जो 2024 में मिले हैं वो भगवत प्रधान जिनको कि शब्दा के लिए मिला है। ये लोक नृत्य है उड़ीसा का। दूसरा बदरपन एम को मिला है जो कि कुंभ के लिए मिला है और ये लोक नृत्य है तमिलनाडु का। नेपाल चंद्र सूत्रधार को मिला है जो कि छऊ के लिए मिला है और छऊ वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में किया जाता है। ओम प्रकाश शर्मा और इनको मिला है मांझ के लिए जो कि एमपी में किया जाता है। टी शिवलिंगम इनको नादस्वरम के लिए मिला है और ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके लिए इन्हें पद्मश्री मिला है। प्रश्न नंबर 2, ये आपका अमूर्त संस्कृत विरासत के लिए इसमें टोटल 15 है हमारे देश में, जिसमें जो 15वीं बनी है वो गरबा बना है जो कि गुजरात का है। कालबेलिया नृत्य 2010 में बना था और ये राजस्थान का नृत्य है। इसके साथ ही छऊ को भी बनाया गया था। पहली ICH वैदिक जप है जो कि 2008 में बनी थी। योग और नवरोज 2016 में शामिल हुए थे और दुर्गा पूजा 2021 में शामिल हुई थी जो कि 14वीं ICH बनी थी। कुंभ 2017 में शामिल हुआ था। प्रश्न नंबर 3, मोहन वीणा एक संशोधित हवाईयन गिटार है। जो विश्व मोहन भट्ट है उन्होंने इसे बनाया था और इन्हें पद्मश्री मिला था 2002 में और पद्म भूषण मिला था 2007 में। ग्रैमी अवार्ड इन्हें 1994 में मिला था। और जो रुद्र वीणा है उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट नाम है वो है असद अली खान, सादिक अली खान, जिया मोइनुद्दीन डागर, ज्योति हेगड़े। उसके बाद सारंगी से रिलेटेड है राम नारायण और मोहन वीणा से रिलेटेड है जयति मुखर्जी। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 4 है वो ओलंपिक से रिलेटेड है। भारत ने पहली बार भाग लिया था 1900 में। प्राचीन ओलंपिक जो कि 776 BC में शुरू हुए थे और आधुनिक ओलंपिक 896 में शुरू हुए थे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 23 जून 1894 को बनी थी और 23 जून को ये ओलंपिक दिवस भी बनाया जाता है। इंडियन ओलंपिक कमेटी 1927 को बनी थी। ब्रिटिश इंडिया की तरफ से जो भारत के लिए क्या खेलने गए थे वो पहले थे नॉर्मन प्रिजर्ट जो कि एथलीट्स थे और इन्हें 2 सिल्वर मिले थे। 1920 में जो भारत दल के 5 सदस्य गए थे इसमें, जिसमें कि पहली बार ध्वजवाहक बने थी वो बनी थी पूर्मा बनर्जी और पहली ओलंपिक जीत रणधीर सिंधे को मिली थी जिनकी की 4थी रैंक आई थी। भारत का पहला मेडल ब्रॉन्ज आया था जो कि 1952 में आया था हेलसिंकी में, जो कि केडी जादव को मिला था और ये कुश्ती से बिलोंग करते हैं। पहला सिल्वर 2004 में मिला था जो कि राजवर्धन सिंह राठौर ने लिया था और ये शूटिंग से बिलोंग करते हैं। और पहला गोल्ड हॉकी में मिला था जो कि 1928 में मिला था एम्स्टर्डम में। उसके बाद व्यक्तिगत गोल्ड की बात करें तो पहला व्यक्तिगत गोल्ड अभिनव बिंद्रा को मिला था जो 2008 में मिला था चीन बीजिंग के ओलंपिक में। और इनकी जो बुक है उसका नाम है ए शॉट एट हिस्ट्री। प्रश्न नंबर 5, खेल ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी के बारे में बताया गया। इसकी शुरुआत 1934 में हुई थी। पहली विजेता बॉम्बे थी। सबसे ज़्यादा बार विजेता बॉम्बे रह चुकी है। 2023 में 89वें सेशन का जो विनर है वो मुंबई रही है और रनर अप विदर्भ रहा है। रेगुलेट इसे BCCI करती है और इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन वसीम जाफ़र के जो कि 10,665 रन है और सबसे अधिक विकेट राजेंद्र गोयल की है जो कि 640 विकेट है। क्रिकेट की अन्य ट्रॉफी है सैयद मुश्ताक अली जो कि 20 ओवर की होती है, देवधर ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी जो कि 50 ओवर की होती है और दिलीप ट्रॉफी। प्रश्न नंबर 6, ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। बैडमिंटन की पोस्ट की ऊंचाई 1.55 मीटर होती है। कोर्क का वजन 4.7 ग्राम से लेकर 5.5 ग्राम होती है और इसमें 16 पंख होते हैं। रैकेट का वजन 85 से 140 ग्राम होता है। नेट से सर्विस शॉट की दूरी 1.98 मीटर यानी कि 6.5 फीट होती है। पुस्तकें A.L. बासम जिनकी पुस्तक है द वंडर दैट वाज इंडिया। R.C. मजुमदार इनकी पुस्तक है 1885 का महासंग्राम। सतीश चंद्रा इनकी पुस्तक है मध्यकालीन इतिहास। प्रश्न नंबर 8, यूनेस्को स्थल जो कि महाबोधि विहार है ये बिहार में स्थित है और ये 2002 में शामिल हुआ था। नालंदा 2016 में शामिल हुआ था। महाराष्ट्र की जो एलोरा और अजंता है वो 1983 में शामिल हुई थी। एलिफेंटा गुफाएं 1987 में शामिल हुई थी। प्रश्न नंबर 9, सांस्कृतिक त्यौहार। जो मणिपुर के सांस्कृतिक त्यौहार है वो है हुण खांगजोम उत्सव।
यांगोसांग जो कि 5 दिन बनाया जाता है, लाई अरोबा, चुम्फा, संगाई, चेरी ब्लॉसम, कांग जात्रा, कूट मैते, ये मैते समुदाय के द्वारा बनाया जाता है, और गा नगाई, और जो मिजोरम का है वो है चाप चारकूट। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 आर्टिकल 89 से संबंधित है ये। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया। आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति के बारे में बताता है। आर्टिकल 64 सभापति के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति सभापति के रूप में कार्य करेंगे। आर्टिकल 65 कार्य के बारे में बताता है। 66 निर्वाचन के बारे में बताता है। 67 कार्यकाल के बारे में बताता है। 68 समय के बारे में बताता है। 69 शपथ के बारे में बताता है, और 70 निर्वहन के बारे में बताता है। प्रश्न नंबर 11 उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन ले सकता है? तो जो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और नामांकित दोनों तरह के लोग इसमें भाग ले सकते हैं। प्रश्न 12 उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश होगा? तो ये केवल राज्यसभा में पेश होगा। और प्रश्न 13 वीटो पावर को सबसे पहले इस्तेमाल किया। निलंबित वीटो पावर को जो सबसे पहले इस्तेमाल किया था वो APJ अब्दुल कलाम थे, जिन्होंने 2006 में इस्तेमाल किया था, और ये लाभ का कार्यालय विधेयक के लिए किया था। और जो ज्ञानी जैल सिंह है उन्होंने 1986 में इस्तेमाल किया था, वो पॉकेट वीटो था, जो कि डाक घर संशोधन अधिनियम के लिए किया गया था। प्रश्न नंबर 14 सुंग वंश से रिलेटेड है। सुंग वंश 185 BC से 73 BC तक रहा था, और इस सुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र थे, और ये इन्हें वैदिक धर्म की पूर्ण स्थापना के लिए जाना जाता है। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त को पुष्यमित्र ने हराया था। अंतिम शासक जो सुंग वंश के हैं वो देवभूति है, और इनकी राजधानी विदिशा है, और देवभूति की हत्या वासुदेव ने की थी, जो कि कण्व वंश के संस्थापक थे। बरहुत स्तूप पुष्यमित्र ने बनवाया था। 15 प्रश्न नंबर 15 गुप्त वंश। भारतीय इतिहास के स्वर्णकाल गुप्त वंश को कहा जाता है। इसके संस्थापक श्रीगुप्त थे। उनके बाद घटोत्कच आए, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, जिनका काल 319 AD से 335 तक रहा था। गुप्त संवत शुरू किया था इन्होंने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, और इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और महाराजाधिराज की उपाधि भी चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। प्रश्न नंबर 16 समुद्रगुप्त, जिनका काल 335 से लेकर 380 AD तक रहा था। इनके दरबारी कवि हरिसेन थे, जिन्होंने प्राग प्रस्तिक उल्लेख लिखा था। समुद्रगुप्त के विजय अभियान, जो कि 9 राज्य इन्होंने नॉर्थ में जीते थे और 12 साउथ में जीते थे। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, और ये विंसेंट स्मिथ ने कहा था। विंसेंट स्मिथ की पुस्तक का नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। लिच्छवी दोहित्र, परम क्रमांक, कविराज, ये सब समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और ये वीणा बजाते थे, तो इन्हें वीणावादक भी कहा जाता है। एरन अभिलेख भानुगुप्त ने जारी किया था। प्रश्न नंबर 17 चंद्रगुप्त सेकंड, 380 से 414 AD तक चंद्रगुप्त सेकंड ने राज किया। इनका जो चिकित्सक था उसका नाम सुश्रुत था, और इन्होंने पहली प्लास्टिक सर्जरी की थी। चंद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न थे, और चंद्रगुप्त को सकारी कहा जाता था। चीनी यात्री फायान 399 AD से 414 AD तक रुका था, और फायान की बुक का नाम है फा क्योंकि। समुद्रगुप्त के बड़े बेटे का नाम रामगुप्त था, और इनकी पत्नी का नाम ध्रुव स्वामिनी था। भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों का जो क्रम है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले ईरानी आए, फिर यूनानी, फिर हिंद यूनानी, शक, पहलव, कुषाण, अरब, और फिर तुर्क। प्रश्न नंबर 18 पठार से रिलेटेड है। अरावली और विंध्य पर्वतमाला, जो कि मालवा में स्थित है, और ये उत्तर भारत में पड़ता है। प्रश्न नंबर 19 प्रायद्वीपीय पठार। ढलान, जो कि पश्चिम से पूर्व होती है इनकी, और जो चट्टान है वो आग्नेयी चट्टान से मिलकर बनी होती है। दक्कन ट्रेप, दक्कन का पठार, जो कि सबसे ज़्यादा भाग में फैला हुआ है 43% में। ये 3 भागों में विभाजित है, महाराष्ट्र पठार, आंध्र प्रदेश पठार, और कर्नाटक पठार। प्रश्न नंबर 20 दक्कन का पठार। इसकी ऊंचाई 100 मीटर से 900 मीटर तक है, और ये 8 राज्यों में है, MP, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख प्लेटू है। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत पामीर है। प्रश्न 21 हवा कैसे चलती है? उच्च दबाव से कम दबाव वाले क्षेत्र तक हवा चलती है, और गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठेगी, ठंडी हवाएं नीचे की ओर चलेगी, और हवा का वेग एनीमोमीटर से नापा जाता है। काल बैसाखी जो हवा चलती है वो वेस्ट बंगाल में चलती है, और इन्हें नॉर्वेस्टर भी कहा जाता है। लू गर्म हवाएं उत्तर भारत में चलती है। आम्रवर्षा और मैंगो सावर केरल और कर्नाटक में चलती है। ब्लॉसम सावर, जो कि कॉफ़ी के फूलों के लिए उपयोगी होती है, वो साउथ इंडिया में चलती है। प्रश्न नंबर 22 विद्युत धारा। विद्युत धारा का डिटेक्ट करने वाला उपकरण गैल्वेनोमीटर कहला जाता है, और एनीमोमीटर विद्युत धारा मापक है। फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापता है। एल्टीमीटर वायुयान की ऊंचाई मापता है। हेमोमीटर वाष्पीकरण मापता है। बेलोमीटर
विद्युत चुंबकीय विकिरण नापने के काम आता है और त्वरण मापता है। फेरोमीटर प्रकाश की तीव्रता मापता है, पीछे की ओर जाएगी और गति में होगी और तब ब्रेक लगेंगे तो आगे की ओर जाएगी। दूसरा नियम था F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma और तीसरा नियम था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। प्रश्न नंबर 24, अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होती है वो सेकंड समूह के होते हैं, जो कि Mg, Ca, Br, Ba और Ra। प्रश्न नंबर 25, जो एंजाइम गास्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है वो पेप्सिन होता है और ये प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। स्टोमच में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। प्रश्न नंबर 26, जब प्रकाश किरणें आँख में प्रवेश करती है तो अधिकांश अपरिवर्तन होता है, वो होता है त्रिपटक यानी कि जो कॉर्निया है उसके बाहरी सतह पर, और जो आइरिस है वो प्यूपिल को नियंत्रित करता है। आँखों का रंग भी आइरिस से ही पता चलता है। प्यूपिल आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है और नेत्रदान के समय कॉर्निया को दान किया जाता है। आँख का समझन क्षमता 2.5 सेंटीमीटर होती है और जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है और आँख में 576 मेगापिक्सल होती है। प्रश्न नंबर 27, एक्सिम बैंक जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और भारत का निर्यात आयात के लिए जो सौदा करता है वो एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया करता है। डिमोनेटाइजेशन जो कि 3 बार हो चुका है, तीसरी बार 8 नवंबर 2016 को हुआ था और जो नोट जमा करने की अंतिम तिथि थी इसमें 30 दिसंबर 2016 को थी। उस समय वित्त मंत्री अरुण जेटली थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, गवर्नर उर्जित पटेल थे और 2000 रुपये के नोट बंद 19 मई 2023 से हो गए थे। दूसरा डिमोनेटाइजेशन 1978 में हुआ था, जिस समय पीएम मोरारजी देसाई थी, राष्ट्रपति नीलम थे, वित्त मंत्री HM पटेल थे और RBI गवर्नर लक्ष्मीकांत थे और 1000, 5000 और 10,000 के नोट बंद कर दिए गए थे। प्रश्न नंबर 29, मौसमी बेरोजगारी ऐसा तब होता है जब साल के कुछ महीनों में लोगों को नौकरी नहीं मिले। और प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है और संरचनात्मक बेरोजगारी जो कि स्किल की कमी होने के कारण होती है। प्रश्न नंबर 30, एल्युमिनियम रिफाइनरी संयंत्र मुरी एल्युमिनियम संयंत्र जो कि स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है, ये झारखंड में है और ये 1948 में बना था। सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी डिगबोई है जो कि 1901 में बनी थी। प्रश्न नंबर 31, जो 18वीं लोकसभा चुनाव है उसकी टैगलाइन थी चुनाव का पर्व देश का पर्व। नेशनल आइकॉन थे सचिन तेंदुलकर। कुल सीट थी 543 जिसमें से एक पर वोटिंग नहीं हुई और वो निर्विरोध सीट पर चुने गए थे जो कि सूरत की सीट थी। इसमें मुकेश दलाल चुने गए थे। सबसे बड़ी जीत शंकर लावलानी की हुई थी जो कि इंदौर MP से हुई थी। इन्हें 11.72 लाख वोट मिले थे। प्रश्न नंबर 32, मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना ये असम में शुरू की गई है। प्रश्न नंबर 33, PM मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान अवार्ड ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल किसने दिया है? तो ये रूस ने दिया था। इसकी घोषणा 2019 में हुई थी और ये मिला 2024 जुलाई में है। पिछले 9 सालों में 15 देशों ने शीर्ष सम्मान दिए हैं प्रधानमंत्री मोदी को। प्रश्न नंबर 34, सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार महाराष्ट्र को मिला है और कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 नागालैंड को मिला है। स्पाइस अवार्ड 2024 IISR द्वारा सोपेन कलिंगल को दिया गया है। IISR की फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर स्पाइस रिसर्च होती है। कोझिकोड केरल में स्थित है। प्रश्न 35, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जो कि राष्ट्रीय क्षय रोग के लिए प्रधान सलाहकार नियुक्त हुई है और ये बाल रोग विशेषज्ञ है जो कि WHO में वैज्ञानिक भी है और ये पहली उप महानिदेशक चुनने जाने वाली महिला थी। और TB के लिए जो उन्मूलन है वो 2025 तक TB भारत से खत्म हो जाएगी और मलेरिया 2030 और HIV एड्स उन्मूलन लक्ष्य 2030 है। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 था जो कि मैंने पूरा आपको करवा दिया है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से ये PDF मिल जाएगी। ये टेलीग्राम चैनल का बारकोड है यहाँ पर, इसे स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और वहाँ से ये PDF ले सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई सुझाव देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।